माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार कारपेंटर, लेक्चरर ऑफ कॉमर्स। आज अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और लाभकारी संस्थाएं। समाज के अंदर आपने देखा होगा, आपके आसपास ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऐसी संस्थाएं होती है, जैसे हार्डवेयर स्टोर्स है या ग्रोसरी स्टोर्स है या फिर आपका पान की दुकानें हैं आदि। ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, लाभ कमाना होता है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज कल्याण के लिए अपनी सेवाएं देना होता है। आज इन्हीं संस्थाओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और लाभकारी संस्थाओं का अर्थ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज whose main objective is to conduct philanthropic activities for social welfare rather than earning profit। ठीक है, कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज कल्याण करने के लिए फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज, सोशल वेलफेयर फॉर फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज, परमार्थिक गतिविधियां संचालित करना होता है। इनका एम प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, लाभ कमाना नहीं होता है। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्लब फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए क्लब्स, लिटरेरी सोसाइटी, साहित्यिक परिषदें, है ना, लाइब्रेरीज इन रिलीजियस एरिया, टेम्पल, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारा, मेडिकल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड द कॉलेज etc। ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज कल्याण करने के लिए समाज कल्याण के लिए सेवाएं प्रदान करना इनका उद्देश्य होता है। आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और लाभकारी संस्थाओं की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, पहले इसकी जो विशेषता दे रखी है, प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट देयर मेन ऑब्जेक्टिव। इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ऐसी संस्थाएं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। सेकंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द एक्सिस्टेंस ऑफ द दीज ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्थाएं अपने सदस्य जो मेंबर होते हैं उनसे क्या होती है, अलग होती है। मतलब दोनों की जो एंटिटी होती है, जो सेपरेट जो एंटिटी होती है वो क्या रहती है, अलग अलग रहती है। मतलब इसके जो मेंबर और जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं। जैसे मेंबर एक्सपायर हो जाए, मेंबर दिवालिया हो जाए या पागल हो जाए, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। ठीक है, इसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। The management of these organization is done by the elected or the appointed executive council। इसका जो मैनेजमेंट है वो निर्वाचित या मनोनीत जो समिति होती है उसके द्वारा किया जाता है। इन संस्थाओं का जो मैनेजमेंट होता है किसके द्वारा किया जाता है, जो निर्वाचित जो समिति होती है, इलेक्टेड और अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से इनका मैनेजमेंट किया जाता है। फोर्थ नंबर पे देखना इसमें, दिस ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में क्या होते हैं, सेटअप होते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब होता है सेवार्थ संस्थाएं। चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, सेवार्थ जो संस्थाएं होती है सोसाइटी के रूप में, ये क्या होती है, सेटअप होती है, इनका निर्माण होता है। फिर से देखना, पीपल हु गिव फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। जो पीपल, जो व्यक्ति होते हैं जो इसमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं वो संस्था के क्या कहलाते हैं, मेंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, मेंबर कहलाते हैं।
ठीक है। सेक्शन नंबर के देखना है इसमें मेन सोर्सेज ऑफ दिस इनकम, इन संस्थाओं के इनकम के सोर्सेज है जैसे सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, लाइफ मेंबरशिप फी है, या गवर्नमेंट एड है, गवर्नमेंट से इनको क्या मिलती है, सहायता मिलती है ना। इसके बाद देखना 7, दिस ऑर्गेनाइजेशन मेक, ये ऑर्गेनाइजेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट क्या करती है, बनाती है, एंड द बैलेंस शीट फॉर देयर अकाउंटिंग पर्पस, अपने अकाउंटिंग पर्पस के लिए क्या बनाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट क्या करती है, बनाती है। लास्ट पॉइंट देखना, दे मेंटेन देयर अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, ये अपने जो खाते हैं वो कैश बेसिस के आधार पर क्या करती है, प्रिपेयर करती है। जैसे जो कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं वो अपने अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम से रखते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने अकाउंट कैश बेसिस के आधार पर क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब कैश बेसिस में क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। चैप्टर फर्स्ट, अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका टॉपिक का नाम है रीजन फॉर एडॉप्टिंग कैश सिस्टम। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैश सिस्टम को ही क्यों अडॉप्ट करता है। जैसे जो व्यापारिक संस्थाएं होती है, ट्रेड कंसर्न होते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कैश सिस्टम को ही क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो इसके कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण वो क्या करते हैं, कैश सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। तो कुछ रीजंस अपन देखते हैं यहाँ पे। रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कैश सिस्टम, मतलब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैश सिस्टम को ही अडॉप्ट क्यों करते हैं। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये होते हैं, ये कैश सिस्टम को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। हम ये जानते हैं कि जितने भी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील को जो फी चुकाई जाती है वो कैश में ही चुकाई जाती है, ठीक है। तो ये कैश सिस्टम को ही अडॉप्ट करते हैं और कैश सिस्टम से अकाउंटिंग प्रिपेयर करना, बनाना इनके लिए क्या रहता है, इजी रहता है। और कैश सिस्टम एक इजी मेथड होने के कारण ट्रेंड जो पर्सन होता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसके कुछ रीजन हम देखते हैं। तो इसमें पहला रीजन है कैश ट्रांजैक्शन। तो जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके जो अधिकतर जो लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं, कैश में होते हैं, ठीक है। तो देखा इधर कैश सिस्टम इन एन इजी मेथड, कैश सिस्टम से अकाउंटिंग प्रिपेयर करना या उनको रखना क्या होता है, एक इजी मेथड होती है। एंड रिक्वायर्ड द मेंटेनेंस ऑफ द कैश बुक, इसमें क्या है, कैश बुक रखना पड़ती है, लेजर रखना पड़ती है, विच आर इजी मेंटेनेंस, और इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। दिस मेथड इज आल्सो टू लर्न, और इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, ठीक है। एक बार और देखना इसको, कैश सिस्टम इन इजी मेथड, ये कैश सिस्टम क्या रहता है, इजी मेथड रहता है। और इसमें क्या है, कुछ ही बुक्स रखना पड़ती है, जैसे कैश बुक रखना पड़ती है, लेजर बुक रखना पड़ती है, और इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। दूसरा रीजन देखना इसका, थर्ड रीजन ट्रेंड एम्प्लॉइज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें किसी कह सकते हैं कि जो ट्रेन जो पर्सन होता है, ठीक है, उस पर्सन की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर्ड हाईली ट्रेंड एम्प्लॉइज, इसमें ट्रेंड एम्प्लॉइज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। टू मेंटेन बुक्स को रखने में किसी प्रकार का कोई ट्रेंड जो पर्सन होता है उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें जो जनरल पर्सन होता है वही अकाउंट को क्या कर सकता है, मैनेजमेंट उसका कर सकता है, अकाउंटिंग वर्क कर सकता है, ठीक है। इसके बाद चौथा बिंदु अपन देखते हैं इसमें, ठीक है, ये चौथा बिंदु है इसमें लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, इसमें खर्चे कम होते हैं। लेस एक्सपेंसिव मतलब इसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसके क्या कारण है कि इसमें एक्सपेंसेस क्या है, कम होते हैं। देखना इसमें द कॉस्ट ऑफ द
मेंटेन रखने की जो कॉस्ट आती है बुक्स को अंडर दिस सिस्टम इज कंपैरेटिवली मेनी एम्प्लॉइज और नॉट रिक्वायर्ड। इसमें ज्यादा एम्प्लॉइज को रखने की आवश्यकता नहीं होती है। टू मेंटेन दिस बुक्स को रखने के लिए कोई ज्यादा पर्सन या एम्प्लॉइज की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। इसलिए इसकी जो कॉस्ट रहती है वो क्या रहती है, लेस एक्सपेंसिव होती है, कम कॉस्ट आती है। ठीक है, जैसे दूसरी जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें ज्यादा बुक्स रखना पड़ती है, तो ज्यादा 10% या एम्प्लॉइज को रखना पड़ता है, और जिसकी कॉस्ट भी क्या आती है, लागत भी क्या आती है, ज्यादा आती है, अर्थात उनको सैलरी पे करना पड़ती है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी क्या आती है, ज्यादा आती है। लेकिन इसमें ट्रेंड एम्प्लॉइज की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और इसमें इसलिए इसके खर्चे भी क्या है, एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, कम होते हैं। पांचवा दिन तो देखते हैं अपन नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होते, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश में होते हैं, क्रेडिट उधार ट्रांजैक्शन नहीं होते। और जो कुछ भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं उनको याद रखने के लिए इसमें मेमोरेंडम बुक क्या है, रखी जाती है। ठीक है, तो पॉइंट को एक बार देखते हैं। इसमें नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन दिस इंस्टीट्यूशन और ऑलमोस्ट है ना negligible. A memorandum book could be used for the steering credit deal for the check of memory. इसमें कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको मेमोरी में रखने के लिए मेमोरेंडम बुक क्या है, रखी जाती है। इसके बाद हम 6 नंबर के पॉइंट पर आ जाते हैं। इसमें लिखा है मेकिंग ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, मेकिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वित्तीय स्थिति है, उसको जानने के लिए क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड। ठीक है, लायबिलिटी साइड जितनी भी लायबिलिटीज होती है उनको लिखा जाता है, और बैलेंस शीट में जितने भी असेट्स होती है उनको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको क्या करते हैं, शो करते हैं, उसको दिखाते हैं। ठीक है, ये लेक्चर यही समाप्त होता है।